let it bang, bang. हाँ जी बच्चे, क्लास +2 मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर जो पुरानी बुक है उनमें थर्ड चैप्टर है, जो न्यू एडिशन आ रहे हैं उनमें मे भी चैप्टर नंबर सेकंड होगा। चैप्टर का नेम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम जानेंगे जो नेशनल इनकम है उसके साथ कौन कौन से एस्पेक्ट जुड़े हुए हैं। देखिए, जो सबसे पहले नेशनल इनकम है ना हमारी, उसको हम मतलब कि कैसे बोलेंगे, ये वन अकाउंट ईयर का प्रोसेस होता है। एवरी ईयर हम इसको वापस लिए काउंट करते हैं, हर साल नई डेटा निकल के आते हैं और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है। ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। ये फ्लो कॉन्सेप्ट क्यों हुआ, क्योंकि एवरी ईयर ये मतलब कि नया डेटा आएगा तो इसका जो टाइम पीरियड है ना वो 1 ईयर का है। अगर टाइम पीरियड आ गया मीन टू से फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। इसमें जस्ट हम ओनली फाइनल गुड्स को ही काउंट करते हैं, इसमें हम इंटरमीडिएट गुड को काउंट नहीं करेंगे और इसमें जस्ट मॉनेटरी वैल्यूज़ को ही काउंट किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो जीडीपी है, जीडीपी हमारे पास कौन कौन सी आती है। जो देखिए, जीडीपी हमारे देश की क्या होती है, हम प्राइमरी सेक्टर से जितना पैसा कमाते हैं, सेकेंडरी सेक्टर जितना पैसा कमाते हैं और ये अधूरा छोड़ती है, यहाँ पे टर्शियरी सेक्टर से हम लोग जितना पैसा कमाते हैं उन सब पैसों को जब हम प्लस कर देंगे ना तो हमारे पास हमारे देश की जीडीपी आ जाएगी। आसान लैंग्वेज में समझाने के मीनिंग ऐसे लिख दिया। ठीक है, फिर जो हमारी इनकम है वो 2 तरह की होती है, एक होती है फैक्ट्री इनकम और एक होती है ट्रांसफर इनकम। फैक्ट्री इनकम कौन सी है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, इसका प्रॉपर चार्ट बना है साइड पे। देखिए, फैक्ट्री इनकम वो वाली इनकम होती है जो हमारी अर्नड इनकम हो। ठीक है, फैक्ट्री इनकम वो इनकम होगी जो हम लोगों ने कहीं से कमाई हुई है, मेहनत करके कमाई है। इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, कंपनसेशन, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और इन सभी को हाउस होल्ड रिसीव करता है। ठीक है ना, कंपनसेशन वेजेस एंड सैलरीज की फॉर्म में मिलता है। रेंट वगैरह जब हम कोई लैंड वगैरह मतलब कि देते हैं किसी बिजनेसमैन को, उसके लिए उसके बदले में हमें मिलता है। इंटरेस्ट किसी कैपिटल के बदले में, प्रॉफिट जो है हमें मतलब कि किसी एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में ये चीज़ें मिल जाती हैं। अब इसके अपोजिट जो दूसरी टाइप की इनकम है, देखिए ये जो फैक्ट्री इनकम है ये तो समझ में आ गया, 4 कंपोनेंट है। अभी जो ट्रांसफर इनकम है, ट्रांसफर इनकम यूनिलेटरल ट्रांसफर पैसे होते हैं जो अनअर्न्ड इनकम हो, ये पैसे बिना काम किए मिलते हैं, इनके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसीलिए यूनिलेटरल मतलब ये वन साइडेड पेमेंट होती है। ठीक है, जैसे कि गिफ्ट है, ग्रांट है, डोनेशंस है। लेकिन अभी यहाँ पे ना मैंने ये नोट बनाया कि जब भी हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे हम जस्ट फैक्ट्री इनकम को ही ऐड करेंगे, उसमें ट्रांसफर इनकम को ऐड नहीं करना, क्योंकि देखिए नेशनल इनकम में वही वैल्यूज़ को ऐड किया जाता है जो बदले में कोई ना कोई प्रोडक्शन, कोई सर्विस जनरेट कर रही हो। ट्रांसफर इनकम ये फ्री के पैसे मिल रहे होते हैं, मतलब कि इसके बदले में कोई भी जो है प्रोडक्शन है वो जनरेट नहीं हो रही होती। ठीक है, इसलिए इसको ऐड नहीं करते, जस्ट इसको ऐड किया जाता है। फिर अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नॉर्मल रेजिडेंट। देखिए, नॉर्मल रेजिडेंट हमारे देश का कौन सा होता है। ठीक है, ये काफ़ी टाइम से क्वेश्चन एग्जाम में आया भी नहीं है, मे बी दिस ईयर ये क्वेश्चन आ सकता है। नॉर्मल रेजिडेंट हम उस पर्सन को बोलेंगे जो हमारे देश में ऑर्डिनरी रिजाइड कर रहा हो। अब व्हाट डू मीन बाय ऑर्डिनरी रिजाइड का मतलब होता है कि मोर देन 1 ईयर वो हमारे देश में रह रहा हो। जिस देश का आप उसको रेजिडेंट बोलना चाहते हो, पहली कंडीशन ये है कि वो उस देश में 1 साल से ज़्यादा से रह रहा हो, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में। दूसरी बात क्या है कि उसके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इंडिया में लाई करने चाहिए। नाउ व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक इंटरेस्ट, देखिए वो जिस देश में रह रहा हो उसी देश में वो अर्निंग कर रहा हो, उसी देश में वो स्पेंडिंग कर रहा हो और उसी देश में एकोमुलेशन। अब एकोमुलेशन का मतलब क्या होता है कि उसके पास ना उस देश की कोई ना कोई प्रॉपर मतलब कि पेपर प्रॉपर्टी हो, मतलब कि जिस पे वो पेपर के थ्रू क्लेम कर सकता है। जैसे उसके पास वहाँ पे कोई गाड़ी हो, कोई प्लॉट हो, कोई घर हो अपना खुद का खरीदा हुआ। ठीक है, तो मतलब कि ये दोनों कंडीशंस होनी चाहिए। एक ऑर्डिनरी रिजाइड होना चाहिए, इसका मतलब मोर देन 1 ईयर से वो वहाँ पे रह रहा हो। फिर उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करनी चाहिए, मतलब कि वो उसी देश में अर्निंग कर रहा हो, उसी देश में स्पेंडिंग कर रहा हो और उसी देश में उसके पास कोई ना कोई मतलब कि पेपर जो है ना क्लेम करने वाले कुछ ना कुछ ऐसा जरूर सही हो, जैसे कि उसका खुद का घर हो, उसकी खुद की गाड़ी हो, जो पेपर के थ्रू वो बता सके कि वो इस मतलब कि देश में या शहर में काफ़ी टाइम से रह रहा है। फिर अभी कौन से लोगों को रेजिडेंट बोलेंगे, कौन से लोगों को नॉन रेजिडेंट बोलेंगे, मतलब कि कौन से लोग हमारे देश के रेजिडेंट हैं, कौन से नहीं हैं। देखिए, जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहे हैं वो तो रेजिडेंट है, जो सेटिस्फाइड नहीं करे वो रेजिडेंट नहीं है। कभी कभार हम लोग हमारे सिटीजनशिप और नॉर्मल दोनों रेजिडेंट को दोनों को सेम समझ लेते हैं। देखिए, सिटीजनशिप और नॉन रेजिडेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। सिटीजन आप उस देश के होते हो जिस देश में आप बर्थ ले रहे हो, तो सिटीजनशिप को चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो नॉर्मल रेजिडेंट है ना, ये चेंज हो सकता है। ठीक है, टाइम टू टाइम।
तो अब हम कौन कौन से लोगों को रेजिडेंट बोलेंगे और कौन कौन से लोगों को रेजिडेंट हम लोग नहीं बोलेंगे। इसके लिए वेरी फर्स्ट जो पॉइंट हमारे पास बन के आएगा, देखिए मतलब कि आप ये समझ के देख के चलो, जो ऊपर हमने मीनिंग पढ़ा है ना, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो इंडिया के रेजिडेंट, जैसे कि इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया। अब कोई एक एम्बेसी है, ठीक है ना, वो कहाँ पे लोकेट हो रखी है, वो इंडिया में लोकेट हो रखी है, लेकिन उसमें जो इंडियन ही वर्क कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा कि कोई भी एक फॉरेन की एम्बेसी है, ठीक है, वो कहाँ पे लोकेट हो रखी है, वो इंडिया में लोकेट हो रखी है। अब इसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, कुछ लोग इंडियन लोग काम कर रहे हैं और ये है भी इंडिया में, ठीक है ना। तो जो इंडिया वाला बंदा इंडिया में ही तो रह रहा है ना, तो डेफिनेटली बात है कि इंडिया का रेजिडेंट होगा। इसके ऑपोजिट इंडियन एम्प्लॉयड इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, ये भी सेम बात है, बस ये एम्बेसी को हटा के आप WHO मान लो। ये WHO इंडिया में बना हुआ है, सब देशों में बना होता है, वैसे इंडिया में बना हुआ है। यहाँ पे कुछ इंडियन लोग काम कर रहे हैं, कुछ नॉन इंडियन लोग काम कर रहे हैं। तो जो इंडिया के लोग हैं वो इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, तो वो इंडिया के रेजिडेंट ही बनेंगे, है ना, सिंपल सी बात है। थर्ड पॉइंट हमारे पास आएगा पीपल वर्किंग इन ऑफिस ऑफ IMF इन इंडिया, ये भी सेम पॉइंट, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर एम्बेसडर फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब क्या हुआ, अब आप ये बात समझ लो कि जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर मैं बोलूँ कोई अक्षय कुमार है, ठीक है, वो अब काफ़ी सालों से वो दूसरे देश में रह रहे हैं, ठीक है, फॉरेन में रह रहे हैं, लेकिन वो फॉरेन में रह के काम क्या कर रहा है, मतलब किसके लिए काम कर रहा है, वो इंडिया को प्रमोट कर रहा है। इंडिया का एम्बेसडर है ना, तो उसको सैलरी वगैरह इंडिया पे कर रही है, तो इस टाइम पे हम उसको हमेशा इंडिया का रेजिडेंट ही बोलेंगे, क्योंकि वो इंडिया के लिए कंटिन्यूसली काम करते जा रहे हैं। समझ गए आप इस बात को, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आ गया फॉरेन सिटीजन्स लिविंग इन इंडिया मोर देन 1 ईयर, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसे फॉरेन के लोग जो भारत में रहने के लिए आए हैं और वो काफ़ी लंबे टाइम से वो इंडिया में ही रह रहे हैं, ठीक है, 1 साल से लंबे टाइम के, लेकिन वो जो लोग हैं ना, वो स्टडी पर्पज़ के लिए ना आए हों और ना ही किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए हों, तो ऐसे केसेस में इन लोगों को हम क्या बोलेंगे, हम इन लोगों को जो है इंडिया के मतलब कि रेजिडेंट बोलेंगे, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट हमारे पास आएगा नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, कौन कौन से लोग इंडिया के रेजिडेंट नहीं होंगे, अब ये भी पढ़ लेते हैं। देखिए फॉरेनर वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन जापान। अब मान लो कोई इंडिया की एम्बेसी है, हर देश में हर देश की एम्बेसी बनी होती है, इंडिया में कनाडा की एम्बेसी भी है, अमेरिका भी है और इंडिया की भी है। सेम वैसे ही जापान में, कनाडा में, सब लोगों देशों में इंडियन एम्बेसीज भी होंगी, उसमें कुछ लोग इंडियन काम कर रहे हैं और कुछ लोग बाहर के लोग काम कर रहे हैं। अब इन एम्बेसी में, ठीक है, ये इंडिया की एम्बेसी है, सपोज कर लो ये बनी हुई है जापान में, इसमें ये इंडियन है बंदा और ये जापानीज़ है, ठीक है। तो जो इंडियन बंदा ये तो इंडिया का रेजिडेंट ही रहेगा, क्योंकि इंडिया के लिए काम कर रहा है, लेकिन जो जापान का बंदा है ना, ये इंडिया के लिए काम नहीं कर रहा है, ये अपने देश के लिए काम कर रहा है। हालांकि एम्बेसी इंडिया की है, लेकिन ये काम इनके लिए कर रहा है, अपने देश के लिए कर रहा है, इसीलिए ये इंडिया के रेजिडेंट नहीं रहेगा, ये नॉन रेजिडेंट रहेगा इंडिया का। फिर सेम है फॉरेनर वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। WHO सेम ऐसे इंडिया में लोकेट है, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं वो भी नहीं आएंगे। फिर जर्मन वर्किंग एज डायरेक्टर ऑफ IMF इन इंडिया, कोई भी जर्मन का बंदा है वो डायरेक्टर है IMF का, मतलब कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, जो भारत में बनी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, ये है तो बाहर से ना, और बाहर के लिए काम कर रहा है, तो ये भी इंडिया का एम्बेसडर रेजिडेंट नहीं रहेगा। एम्बेसडर इन इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब भारत में भी जैसे मैंने बोला कि अक्षय कुमार दूसरे देशों में इंडिया का एम्बेसडर है, वैसे दूसरे देशों के लोग भी तो इंडिया में आएंगे, ठीक है, अपने अपने देश का एम्बेसडर लेके, तो वो लोग इंडिया में चाहे कितने भी टाइम के लिए रहे, लेकिन वो स्टिल काम अपने देश के लिए कर रही है, तो वो इंडिया के एम्बेसडर नहीं रहेंगे, मतलब कि इंडिया के रेजिडेंट नहीं। सेम पॉइंट हमारे पास ये रहेगा कि फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट वर्किंग इन इंडिया लेस देन 1 ईयर। कोई भी मतलब कि फॉरेन टेक्निकल वर्कर है वो इंडिया में आया, लेकिन 1 साल से पहले वापस चला गया, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाइड हुई नहीं ना कि वो 1 साल के लिए इंडिया में रह रहे हैं, तो इसीलिए वो भी इंडिया के रेजिडेंट नहीं रहेगा, नॉन रेजिडेंट रहेगा। आप लोगों को टॉपिक थोड़ा सा आसान करने के लिए मतलब कि ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया की हैं, ठीक है ना, बुक में कहीं आसपास होगी तो ढूंढना पड़ेगा इसे, तो मैंने ये अलग से लिख दी। देखिए जो सबसे पहले जो फॉरेनर्स हैं, जो विजिटर्स हैं, जो ट्रैवलर हैं, ये थोड़े टाइम के लिए इंडिया में आते हैं, ठीक है, तो इनकी जो स्टे है वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होती और किसी खास पर्पज़ के लिए होती है, जब वो पूरा हो जाता है ये वापस चले जाते हैं, इसीलिए ये नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहलाती है। जो बॉर्डर वर्कर हैं, अब जो बॉर्डर वर्कर हो गए ना, वो तो डेली मतलब कि बॉर्डर क्रॉस करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। अगर मैं आपको इसकी एक एग्जांपल तो देखिए, जैसे हम इंडिया में रहते हैं, आपको पता होगा इंडिया में ना डेली एक वैन आती है जो पाकिस्तान से चल के इंडिया में आती है, और उसकी खास बात यह है कि उसके लिए कोई भी कहीं पे रेड लाइट नहीं होती, वो कहीं पे भी नहीं रुकेगी।
अभी जो उसका ड्राइवर है वो तो 20-30 साल से वही गाड़ी चला रहा होगा, तो वो तो मोर देन 1 ईयर्स इंडिया में आ रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, वो यहाँ पे आके मतलब कि जो वो क्यों आते हैं, वो डेली सामान इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए आते हैं, ठीक है। लेकिन वो बॉर्डर वर्कर हैं, उनका काम ही यही है, तो हम उनको चाहे वो मोर देन 1 ईयर के लिए आगे, लेकिन हम उनको रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बोल सकते, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आएंगे जो ऑफिशियल डिप्लोमेट्स होते हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस के होते हैं अदर कंट्रीज़ के। आर्म्ड फोर्सेस का मतलब क्या हो गया कि जो आर्मी वगैरह होती है, जो फोर्स पुलिस फोर्स वगैरह होती है, ठीक है। तो कभी कभार जैसे अमेरिका ने अपने बहुत सारे जो आर्मी है वो अफगानिस्तान में किसी टाइम पे सेट किए हुए थे, अब तो उन्होंने वापस बुला लिए। तो जब ये लोग उन्होंने वहाँ पे सेट किए होते हैं, चाहे कितने भी टाइम के लिए रह रहे हो, लेकिन ये काम अपने देश के लिए कर रही होती है, तो ये कभी भी इंडिया के रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आएगा क्रू मेंबर ऑफ द फॉरेन वेसल्स। जो क्रू मेंबर्स होते हैं फॉरेन वेसल वगैरह के, या कमर्शियल ट्रेड पर्पस के लिए जाते हैं, या फिर जो सीजनल वर्कर्स होते हैं, ठीक है, ये कभी भी इंडिया के रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। इसके बिना जो मेडिकल पेशेंट्स हैं या फिर स्टूडेंट हैं, ये स्टडी पर्पस के लिए या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो ये भी इंडिया के रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। तो आई होप ये जो नॉन रेजिडेंट है और नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया का टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इनमें से एक आधी एग्जाम्पल एग्जाम में ऐसे पूछी जाती है कि बताइए ये रेजिडेंट है या नहीं, ठीक है जी। अभी उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ डोमेस्टिक इनकम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। वो न्यूमेरिकल में बेसिकली यूज़ होता है, उसके लिए ना मैं आपको अलग से एक प्रॉपर ऐसे चार्ट समझाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम वो टॉपिक को स्किप करके आगे आ रहे हैं डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, ठीक है। मतलब कि डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री का मतलब क्या होगा कि जो एक कंट्री है, ठीक है, हम बोलते हैं ना कि डोमेस्टिक इनकम। देखिए डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होगा, जब कोई एक देश अपने देश के अंदर से ही पैसे कमाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज कर लो कि इंडिया है, तो इंडिया जितने पैसे अपने अंदर से ही कमाएगा वो इनकम को हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। लेकिन जो पैसे वो दूसरों देशों से कमाने शुरू कर देता है उन पैसों को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। तो फिलहाल जब हम डोमेस्टिक इनकम को पढ़ेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर कौन कौन से हिस्से आ रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि पैसे देश के अंदर से हैं या बाहर से हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट है। देखिए डोमेस्टिक टेरिटरी की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हमारे पास दो तरह के ऑप्शन आएंगे, एक तो आती है पॉलिटिकल टेरिटरी और एक आती है इकोनॉमिक टेरिटरी, ठीक है। जो पॉलिटिकल है वो तो एक काफ़ी नैरो कॉन्सेप्ट है, उसमें हमें लगेगा कि जो हमारी इंडिया का मैप है ना, बस उसी के अंदर जो हिस्सा आएगा वही हमारी मतलब कि डोमेस्टिक टेरिटरी। ऐसा नहीं होता। इकोनॉमिक में हमारे पास क्या होता है, जो इकोनॉमिक टेरिटरी है वो एक वाइड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मतलब कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमारे देश की उन बाउंड्रीज़ को हमारे देश की डोमेस्टिक बाउंड्रीज बोलेंगे जिन हिस्सों में सर्कुलेट फ्रीली हो सकती हैं, जिन चीज़ों में जो मतलब कि जिन हिस्सों में हम लोग फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को सर्कुलेट कर सकते हैं, गुड्स को, सर्विसेज को, इवन पर्सनस को और मोर एवर कैपिटल को, ठीक है। मतलब कि अगर वो कोई भी हिस्सा पूरे देश में कहीं पे भी है, हालांकि वो कभी कभार आपको आगे समझ में आएगा कि कुछ हिस्से ऐसे हैं कि जो इंडिया के अंदर नहीं आ रहे, वो यहाँ कहीं भी आ रहे हैं, ठीक है, बाहर आ रहे हैं जहाँ पे, लेकिन यहाँ पर हमारे जो लोग हैं वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के फ्रीली मूव हो रहे हैं, तो वो वाला हिस्सा भी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी में वो आएगा। अब कौन कौन सी हिस्से हम उनके ऊपर थोड़ी सी निगाह मतलब कि थोड़ा सा ध्यान करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आएगा स्कोप ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, ठीक है। इकोनॉमिक टेरिटरी किसी भी देश का स्कोप क्या आ गया। देखिए सबसे पहले तो जो पॉलिटिकल फ्रंटियर है, मतलब कि जो हिस्सा हमें हमारे मैप में मिला हुआ है, एक तो वो वाला हिस्सा हमारा अपना है। दूसरे नंबर पे टेरिटोरियल वाटर। मैं आपको एक बात समझा दूं कि मान लो ये बहुत बड़ा समंदर है, ठीक है। इस समंदर में यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे पाकिस्तान है और यहाँ कहीं पे चाइना है, और ये बीच में हर जगह पे समंदर आ रहा है, ठीक है। तो इंडिया में तो ये वाला इंडिया आ गया। अब लेकिन इसके जो आसपास 22 माइल्स का जो एरिया होगा ना समंदर का, वो भी इंडिया के हिस्से में ही आएगा। अब जो 22 माइल्स का हिस्सा पाकिस्तान के आसपास है, वो वाला समंदर का हिस्सा वो पाकिस्तान के हिस्से में आएगा। अब जो वाला हिस्सा इन दोनों के हिस्से में नहीं आ रहा, वो इंटरनेशनल बाउंड्री, इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट के हिसाब से उनके हिस्से में आता है। तो इसके ऊपर इंटरनेशनल तरीके से एक मतलब कि जो समझौता किया जाता है, फिर वो कोई भी देश उसको यूज़ करने के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। तो एक टेरिटोरियल वाटर हमारा हो गया। फिर सिमिलरली जो हमारी एयर स्पेस होगी, ठीक है, वो भी हमारे देश की बाउंड्री से थोड़ी एक्सटेंड हुई भी होती है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, ये वाले हिस्से हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी में आते हैं। नेक्स्ट इज शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्री।
अब आप ये सोच के देखो, अब एक एरोप्लेन वाली कंपनी है, ठीक है, जिसका एक पायलट है, वो मतलब कि इंडिया का कोई भी एक बंदा पायलट है, वो तो अब डेली पायलट अपना इंडिया से स्टार्ट करके वो लेके जाता है चाइना में, इंडिया से वो लेके जाता है कनाडा में, इंडिया से वो लेके जाता होगा मे बी यूएसए में, ठीक है, और वो 1 साल से ज़्यादा काम भी तो कर रहा है और वो डेली मूव ऑन हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो जो अगर इसका प्लेन इंडिया से दूसरे हिस्सों में मूव हो रहा है ना, तो ये मतलब कि परमिशन मिली होती है, तो ये इंडिया के हिस्से में ही रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा फिशिंग वेसल्स, ऑयल, नेचुरल गैस रिग्स जो हैं ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट इन इंटरनेशनल वाटर। अभी इंटरनेशनल वाटर देखो कहाँ से आ गया, मैंने समझाया था ना कि अगर ये बहुत बड़ा समंदर है, यहाँ पर इंडिया है, तो 22 किलो माइल्स के आसपास का जो एरिया है बस वही इंडिया का है। अब जो ये बाकी के हिस्सा बच गई इंटरनेशनल जो है मतलब कि उसके हिस्से में आएगा। जब कभी परमिशन मिलेगी कि हम यहाँ पे हमारा वर्क कर सकते हैं, तो जो हमारे इंडियन रेजिडेंट यहाँ पे काम और वो डेली यहाँ से काम करके वापस आ जाते हैं, ठीक है, तो वो भी हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में ही आते हैं। अब इसके बिना एम्बेसीज हैं, कंसुलेट्स हैं, मिलिट्री है इंडिया की, ठीक है ना, तो इनमें जो लोग काम कर रहे होते हैं, हालांकि ये लोकेटेड किसी दूसरी जगह पे होते हैं। एग्जाम्पल, अब जो इंडियन एम्बेसी है, कोई यूएसए में बनी हुई है, कोई इंग्लैंड में बनी हुई है, कोई चाइना में बनी हुई है, लेकिन वो इकोनॉमिक टेरिटरी इंडिया में ही आएगी। मतलब कि बनी तो वो लोकेट किसी दूसरे देश में है, लेकिन हम उसको यही बात बोलेंगे कि वो जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंडिया की टेरिटरी में ही आ रही है। देखिए अब आगे ना नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी से पहले हमें एक टॉपिक गिवन है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में कैसे कन्वर्ट करना, उससे रिलेटेड काफ़ी सारा आपको यूजलेस मटेरियल दिया हुआ है। तो मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में भी यही बात बोली थी कि ये वाला चैप्टर है और जो इससे नेक्स्ट नेशनल इनकम वाला चैप्टर है, वो आप 2 जगह पे कंटिन्यू करना। अगर आपको आपके क्लास टीचर का समझ में आ रहा तो आप इस वीडियो को मत देखो, ठीक है, क्योंकि अगर आप 2 टीचर को लेके चलोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक ही टीचर को लेके चल रहे हैं, उसी के कॉन्सेप्ट आपको समझ में रहेंगे। अगर आप ये वीडियो को फॉलो करोगे तो इसके अकॉर्डिंग आपको करना होगा, आपकी गलती कोई नहीं आएगी, ठीक है, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो अभी फ़िलहाल जो हमारी बुक में 3-4 पेज भरे पड़े हैं, वो काफ़ी सारा यूजलेस मटेरियल उन्होंने दे रखा है। ये वाला जो पेज है हमारा, ये हम नेक्स्ट टॉपिक मतलब कि नेक्स्ट चैप्टर में भी यूज़ आएगा, ठीक है, हमारे काम में आएगा। तो फिलहाल मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले एक होती है नेट इनकम, मतलब कि नेट, एक होता है ग्रोस। नेट और ग्रोस में डिफरेंस होता है डेप्रीसिएशन का। डेप्रीसिएशन होता है जो एक प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो जाती है। ये हमने वैसे चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, ये चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था जिसमें इसकी इंट्रोडक्शन है, ठीक है। जो एक प्रोडक्ट की जो अब मतलब कि उसको यूज़ करने से नॉर्मल टियर वियर की वजह से, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से उसकी जब वैल्यू कम हो जाती है तो उसको डेप्रीसिएशन बोलते हैं। तो अभी डेप्रीसिएशन का दूसरा नेम है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये थोड़ा सा इसके आसपास की बातें थी, अभी मेन टॉपिक पे आते हैं। जब आपने ग्रोस पे जाना है तो डेप्रीसिएशन को आप ऐड करोगे, जब आपने नेट पे जाना है तो आप डेप्रीसिएशन को माइनस करोगे। ये माइनस करना कैसे है, इस चैप्टर में इसका कोई काम नहीं है, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में ही समझ में आएगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। सेकंड टॉपिक हमारे पास आ रहा है, एक होती है डोमेस्टिक इनकम, एक होती है नेशनल इनकम। इन दोनों में फ़र्क आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का या फिर इनकम फ्रॉम अब्रोड का, ठीक है। देखिए तो अब इन दोनों में अगर तो आपने नेशनल पे जाना है तो नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड आप प्लस करोगे, अगर आपने डोमेस्टिक पे जाना है तो नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड आप माइनस करोगे। क्लियर है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, अगर एक होता है फैक्टर कॉस्ट और एक होता है मार्केट प्राइस, ठीक है। अगर आप लोगों ने मार्केट प्राइस पे जाना है, ठीक है, तो आप लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करोगे। इसके लिए मैं स्टोरी समझा देता हूँ। आपने मार्केट पे जाना है ना, मतलब आप बाजार जाना चाहती हो, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो गवर्नमेंट बोलेगी चलो भाई मार्केट जाना है तो टैक्स पे करो, मतलब कि प्लस करो, ठीक है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम प्लस करेंगे। लेकिन अगर आप फैक्टर कॉस्ट पे जाना चाहते हो, मतलब कि आप मार्केट जाना नहीं चाहते, तो इसमें गवर्नमेंट का लॉस है। गवर्नमेंट चाहेगी कि आप लोग भी मार्केट में जाओ, फिर वो बोलेगी कोई बात नहीं भैया आप मार्केट में जाओ, फैक्टर कॉस्ट पे अगर आप जा रहे हो ना तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स रहने दो, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आप माइनस कर दो। मतलब अगर आप घर पे बैठोगे तो टैक्स नहीं पे करने, मार्केट में जाओगे तो पे करनी है। कभी कभार हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट ऐसे गिवन नहीं होता, इसका एक और फॉर्मूला है नेट इनडायरेक्ट टैक्स का, उसको हम निकाल सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ये वाला पेज अगर यहाँ पे समझ में आ गया ठीक है, अदरवाइज ये नेक्स्ट चैप्टर में ही हमारे काम आएगा। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। इसके बारे में बुक में काफ़ी कुछ फालतू दे रखा है,
तो वही पॉइंट्स बार बार रिपीट किए हुए हैं, तो वो मैं सारा कुछ नहीं आपको करवाऊँगा, बस मेन करवा रहा हूँ। सबसे पहले नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी हमारे पास क्या मीनिंग होता है, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्यू इंटू पी। अभी क्यू इंटू पी का मतलब होगा क्वांटिटी इंटू जो आपके पास प्राइस है। ठीक है, प्राइस मतलब कि जो प्रेजेंट प्राइस है, करंट प्राइस आपके पास चल रहा है। देखिए हम लोग हमारे जीडीपी चेक करते हैं, तो जीडीपी एक नॉमिनल जीडीपी और एक रियल जीडीपी हमारे +2 के सिलेबस में। ठीक है, तो जो नॉमिनल जीडीपी को हम कैसे निकालेंगे, आपके पास कितनी क्वांटिटी अभी अवेलेबल है, सपोज कर लो आपके पास 100 किलो चावल है। ठीक है, और उसका प्राइस कितना है, 50 रुपये है। तो आप बोलोगे कि 5000 रुपये आपके चावल है, मतलब कि आपकी जो जीडीपी है वो 5000 रुपये की है। ठीक है, अब ऐसे जैसे चावल में बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, तो उन सब की क्वांटिटी और उन सब का प्राइस उसकी मल्टीप्लाई करते जाएंगे और प्लस करते जाएंगे, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे देश की नॉमिनल जीडीपी आएगी। एक तो ये वाला फॉर्मूला हो गया कि प्रेजेंट प्राइस उठाओ। एक हमारे पास आता है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी में हमारे पास क्या आता है कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय पी स्टार। पी स्टार का मतलब क्या है, प्राइस ऑफ द बेस ईयर, मतलब कि प्रीवियस जो आपके पास प्रीवियस ईयर है ना, जो प्रीवियस ईयर आप उठा रहे हो, आप उसी का प्राइस उठाओगे। फॉर एग्जांपल अगर आप 2010 से कंपेयर करना चाह रहे हो, ठीक है, और आज 2022 चल रहा है, तो आप 2010 वाला प्राइस ही यहाँ पे रखना। तो फिर आपको पता चलेगा कभी कभार क्या होता है, जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे महंगाई भी तो बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये पी सपोज करके देखो, सपोज कर लो कि जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था तो मेरे पास 10 स्टूडेंट आ रहे थे। ठीक है, और हर एक स्टूडेंट से मैं फ़ीस ले रहा था 1000। ठीक है, तो इन सब से मुझे इनकम कितनी मिलेगी, 10,000 मेरे पास इनकम आ गई, सपोज कर लो। ठीक है, नाउ आफ्टर 10 ईयर क्या हुआ कि मैंने फ़ीस डबल कर दी। मेरी फीस जैसे जैसे महंगाई हो रही है, फ़ीस 2000 रुपये कर दी, और मेरे पास स्टूडेंट अभी भी 10 ही आ रहे हैं, तो मेरी जो इनकम है वो 20,000 होगी। अब देखने में तो ये लगेगा ना भाई वाह वेरी गुड, मैंने तो अपनी इनकम डबल कर ली, इतना हार्डवर्क किया, इतना मेहनत किया। लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी जीडीपी, मेरी आउटपुट पहले भी 10 बच्चों की थी, वो आज भी 10 स्टूडेंट पे ही मैं खड़ा हूँ। ठीक है, तो इस तरह ये जो मतलब कि हमें दिखाता है ना, ये जो 20,000, ये जो 2000 है, ये कौन सा प्राइस है, ये करंट प्राइस है। तो ये कौन सा केस हो गया, नॉमिनल जीडीपी केस हो गया। तो ये जो नॉमिनल जीडीपी कभी कभार हमें धोखे में रख देता है, हमें झूठ बोल देता है। ठीक है, लेकिन जो रियल जीडीपी है वो ऐसे नहीं बोलेगा, वो आपको बोलेगा देखिए जी, अगर आपका 10 साल पहले आपकी 1000 रुपये फीस थी ना, तो आज भी आपकी फ़ीस हम 1000 ही लेके चलेंगे। आप ये बताओ कि आज कितने बच्चे आ रहे हैं। अगर मैं बोलूँगा कि आज 15 स्टूडेंट आ रहे हैं, तो 15,000 मेरी जीडीपी बन गई। तो अब ये एक्चुअल में पता चलेगा कि अगर मेरी जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है, तो इसका एक्चुअल में मीनिंग यही होगा कि मैंने आउटपुट भी इंक्रीज़ कर दी। ठीक है ना, तो इस तरह अभी हम क्या बोलेंगे, आप बताओ कि नॉमिनल जीडीपी अच्छी है या रियल जीडीपी अच्छी है। डेफिनेटली ऑब्वियस बात है कि जो रियल जीडीपी है वो कहीं ज़्यादा बेटर है, इसीलिए हम इसको 5 स्टार देंगे। और जो हमारे पास नॉमिनल जीडीपी, इसको हम यहाँ पे जस्ट 2 स्टार देंगे। है तो ये भी अच्छी, कोई तो इन्फॉर्मेशन दे रही है ना, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आगे लिखा है, इन दोनों का डिफरेंस भी बुक में गिवन है। डिफरेंस में मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये लोगों का वेलफेयर मेजर करने के लिए प्रॉपर वे नहीं है। ठीक है, गुड मेजरमेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा मेजरमेंट है लोगों का वेलफेयर चूज़ करने का। अगर रियल जीडीपी के हिसाब से आपकी जीडीपी ज़्यादा शो हो रही है ना, इट मीन्स लोगों का वेलफेयर ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये होगा। इसके बिना जो हमारे पास नॉमिनल जीडीपी है, इसको हम जीडीपी एट करंट प्राइस भी बोल देते हैं। क्या बोलेंगे हम, जीडीपी एट करंट प्राइस। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोल देंगे जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, मतलब कि जीडीपी एट, ठीक है, कांस्टेंट प्राइस, क्योंकि इसमें जो प्राइसेस है वो हम फिक्स रखते हैं। अब इसके बिना हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल भी हैं इसकी बुक में। देखिए जो न्यूमेरिकल है वो अभी मैं इस वीडियो में नहीं करवा रहा हूँ। न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनवाऊंगा, उसमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में करवा दूंगा, क्योंकि 1-2 न्यूमेरिकल करवाने से जो बुक में गिवन है उससे आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। अगर देखिए आपने कन्वर्जन करना है, नॉमिनल जीडीपी आपको गिवन है, लेकिन आपको रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना है। आपको पता है ना कि रियल जीडीपी ज़्यादा बेटर होती है, लेकिन जो आपको आंसर है वो नॉमिनल जीडीपी में अगर गिवन हो, उसको रियल में कैसे कन्वर्ट किया, उसका फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी मल्टीप्लाई बाई प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इसके ऑपोजिट अगर आपको रियल जीडीपी में आंसर गिवन है और आपको नॉमिनल में कन्वर्ट करना है, तो बस सिंपली यहाँ पे नॉमिनल को रियल के साथ रिप्लेस कर दो। देखिए ना, रियल जीडीपी सेम है, बाकी मल्टीप्लाई बाई प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाई 100। इसके बिना हमारे पास एक जीडीपी डिफ्लेटर आता है। ठीक है, देखिए जीडीपी डिफ्लेटर इज नथिंग बट ये क्या शो करता है, ये कि रेशियो शो करता है कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में कितना चेंज है। ठीक है, इन दोनों की रेशो में आंसर लेके आता है कि जो ज़्यादा अच्छी जीडीपी नहीं है वो क्या शो कर रही है और जो अच्छी वाली जीडीपी है वो क्या शो कर रही है, और इन दोनों की रेशो।
उसको निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, पहले आपने ये दोनों निकालनी है। उसका फॉर्मूला आएगा नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी एंड मल्टीप्लाई बाय 100। अभी जो हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है जीडीपी एंड वेलफेयर। ठीक है, जो जीडीपी है क्या वो हमेशा वेलफेयर को रिप्रेजेंट करती है। देखिएगा जीडीपी इंक्रीज़ होती है तो हमें यही लगेगा कि हमारे लोगों के देश के पास ज़्यादा पैसा आ गया, बल्कि हमारे लोगों के इसमें ज़्यादा वेलफेयर है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कभी कभार क्या होता है कि जैसे इंडिया में मेन प्रॉब्लम है कि अमीर लोग तो और अमीर हो जाते हैं लेकिन गरीब लोग और गरीब हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारी जीडीपी में ना कुछ कमियां हैं जो वेलफेयर को अच्छे से नहीं दिखा पाती। वो कौन कौन सी कमियां? वेरी फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या होता है, देखिए अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सही तरीके से हो रहा है और इक्वल तरीके से हो रहा है, इक्वल तरीके का मतलब क्या होगा कि जितना पैसा अमीरों के पास जा रहा है बिल्कुल वैसे सर्कुलेट होगी सही तरीके से, टैक्स वाला पैसा, सब्सिडी वाला पैसा गरीब लोगों के पास तक पहुंच रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि देश में वेलफेयर है वो गुड लेवल पे है, वो पीक लेवल पे है। लेकिन अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सही तरीके से नहीं हो रहा, इक्वल नहीं हो रहा, कुछ लोगों के पास ज़्यादा हिस्सा जा रहा है, कुछ लोगों के पास बहुत कम हिस्सा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि नॉट गुड फॉर वेलफेयर, ये हमारे देश के वेलफेयर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सेकंड पॉइंट हमारी बुक में जो दिया दैट इज़ कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। देखिए कंपोजिशन ऑफ जीडीपी का मतलब क्या होगा, कंपोजिशन, कि हमारे देश में जीडीपी तो बढ़ रही है, पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन वो पैसे कौन से काम करके आ रहे हैं। सपोज कर लो कि अगर कोई बंदा वीट की प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा है और वैसा करके, तो वीट एक पॉजिटिव चीज़ है, देश में हर एक बंदे को मिलनी चाहिए। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतने कम लोग भूख से मरेंगे, ठीक है ना, जितनी ज़्यादा वीट है उतने कम लोग भूख से मरेंगे। तो ये हमारे देश के लिए बिल्कुल अच्छा है, गुड है। लेकिन अगर हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है क्योंकि आउटपुट बढ़ रही है, लेकिन आउटपुट किसकी बढ़ रही है, अल्कोहल की, तो अगर लोग शराब ज़्यादा पी रहे हैं, शराब ज़्यादा बिक रही है, इसलिए हमारे देश में ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं होगा। थर्ड पॉइंट जो है वो जीडीपी का एक जो सबसे बड़ा फेलियर क्या है, दैट इज़ कि जो जीडीपी है ना वो हमारी नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस को वो काउंट नहीं कर पाती। जैसे कि अभी भी बहुत सारे विलेजेस ऐसे होंगे या बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं जहाँ पे बार्टर सिस्टम चल रहा है। बार्टर सिस्टम इन द सेंस जब आप किसी से कोई काम करवा लेते हो, आप उसको उसके बदले में पेमेंट नहीं देते, आप उसको कोई चीज़ दे देते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी बच्चों को यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उसको एजुकेशन देने के बदले में वो मुझे एक मोबाइल फ़ोन गिफ्ट कर देगा, मुझे कोई टेबल चेयर गिफ्ट कर देगा, कोई बुक्स का सेट वगैरह दे देगा, तो इसमें जो मतलब कि पैसों का जो ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, तो जीडीपी में ये चीज़ें काउंट ही नहीं हो पाती। इनको नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस बोलते हैं हम, ठीक है, ये काउंट नहीं हो पाते। तो इसका मतलब क्या होता है कि जीडीपी इन चीज़ों को अंडर एस्टिमेट कर देती है। तो ये भी थोड़ा सा एक मतलब की कमी है इसमें, ठीक है। फिर एक एक्सटर्नलिटीज़ होती हैं। देखिए एक्सटर्नलिटीज़ एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। हमारी जीडीपी हमें ये नहीं बता पाती कि कौन सी जीडीपी, कौन सी एक्सटर्नलिटीज़ पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है। अभी एक्सटर्नलिटीज़ होती क्या है, देखिए पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का मतलब क्या होता है कि जब एक्सटर्नलिटी का मतलब हो गया कि एक बंदे ने कोई काम किया है और दूसरा बंदा भी उस चीज़ को एंजॉय कर रहा है और बिना पे किए, अब वो काम अच्छा है या बुरा है वो चेक करना पड़ेगा। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी की एग्जांपल है कि अगर सपोज एक बंदे ने ट्री लगा लिया, मैंने अपने घर के पास ट्री लगाया, तो मेरे घर के आसपास जितने भी 10 लोग हैं ना वो सबको साफ हवा मिलेगी। मैंने अगर गार्डन लगा लिया ट्रीज़ का, ठीक है ना, तो हालांकि बाकी लोग कुछ भी पे नहीं करते, पानी डेली मैं दे रहा हूँ, ठीक है, ख्याल मैं रख रहा हूँ, लेकिन वो बेनिफिट सबको मिलेगा। अब सेम ऐसे ही अगर आप मेरे पास यहाँ पे कोचिंग सेंटर में बैठे हो और यहाँ पे बैठ के मैं सिगरेट पी रहा हूँ, तो जो स्मोकिंग है वो मुझे तो ख़राब कर ही रही है, लेकिन आप लोग तो नहीं स्मोकिंग कर रहे, वो मेरे साथ साथ आप लोगों को भी ख़राब करते जा रही है। तो इसीलिए अभी हम क्या बोलते हैं, जो इसमें कमी क्या है, जो जीडीपी हमारी वो फेल हो जाती है। ये एक्सटर्नलिटी के पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है सोशल वेलफेयर के ऊपर, वो अच्छे से इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। अभी ऑलमोस्ट बच्चे हमारा ये जो पूरे का पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा, तो इसके नोट्स वगैरह प्रॉपर बना के रखना। थैंक यू सो मच।